बच्चों, आज हम क्लासिग्रामी केमिस्ट्री अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों की आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में मेंडलीफ का आवर्त नियम यानी कि मेंडलीफ पीरियाडिक लॉ के बारे में अध्ययन यानी कि जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, मेंडलीफ का आवर्त नियम पढ़ने के पहले जानकारी प्राप्त करने के पहले हम एक व्यवहारिक जानकारी दे देते हैं और उस व्यवहारिक जानकारी के माध्यम से आपको मेंडलीफ का आवर्त नियम समझने में आसानी होगी, यानी कि वो हमारा व्यवहारिक ज्ञान मेंडलीफ की आवर्त नियम को बताने में सहयोग करेगा। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपके पास ढेर सारी वस्तुएं हैं, अगर संख्या में वो बहुत ज़्यादा है, अगर बारी बारी से हर वस्तु की विशेषता के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो ये बहुत कठिन काम हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कहने का मतलब कि उसकी विशेषताओं यानी कि जो आपके पास ढेर सारी वस्तुएं हैं, बारी बारी से जब उनकी विशेषता की जानकारी प्राप्त करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और ये कार्य करने में कठिनाई का अनुभव हमें महसूस होगा। लेकिन हम आसानी से जो ढेर सारी वस्तुएं हैं, ढेर सारी वस्तुओं की जानकारी अगर हम कम समय में बहुत आसानी से अगर प्राप्त कर लें, उसके बारे में उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो हमको जो ढेर सारी वस्तुओं में जो वस्तुएं समान गुण रखते हैं यानी कि समान विशेषताएं रखते हैं, अगर उनको एक समूह में रख दें तो उस समूह के अगर हम एक वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, उसकी विशेषता क्या है, क्या उसका गुण है, तो उस समूह के सारे वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब कि उस समूह में अगर एक वस्तु का जो गुण है वही गुण सारे वस्तु का होगा। अब इसके बाद उन्हीं वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का गुण एक जैसा होगा, अगर उनको एक समूह में रख देंगे तो उस समूह के एक वस्तु के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उस समूह के सभी वस्तुओं की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बच्चों, इसी पर आधारित है हमारा मेंडलीफ का आवर्त नियम। देखिए बच्चों, मेंडलीफ के समय में जो तत्व ज्ञात थे, उन्होंने बारी बारी से जब तत्वों के गुणों का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने उसमें एक विशेषता पाया कि एक निश्चित अंतराल बाद एक तत्व का जो गुण मिलता था, एक निश्चित अंतराल बाद उस तत्व का भी गुण एक जैसा मिलता था। कहने का मतलब कि एक निश्चित अंतराल बाद जो तत्व होते थे उनके गुण समान होते थे। उन्हीं गुण के आधार पर यानी कि एक निश्चित अंतराल के गुण के आधार पर उन्होंने जो है तत्वों का वर्गीकरण कर दिया। अब जब तत्वों का उन्होंने वर्गीकरण कर दिया तो हमें तत्वों की विशेषताओं, उनके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी हुई। तो देखिए बच्चों, जो तत्वों के गुण एक निश्चित अंतराल बाद समान मिलते थे, उन्होंने ये पाया कि अगर हम तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आगे बढ़े तो एक निश्चित आवर्त के बाद उनके गुण क्या मिलते थे, समान मिलते थे। तो इसी के आधार पर उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण कर दिया था और उस वर्गीकरण करने के बाद जब उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण कर दिया तो हमको तत्वों के विशेषताओं यानी कि गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी। हम किसी समूह के एक तत्व के गुण का अध्ययन किए, इसका मतलब कि उस समूह में जितने तत्व थे वही गुण उसमें भी होते थे, यानी कि एक की जानकारी प्राप्त करते थे तो सारे की जानकारी हमको एक साथ
प्राप्त हो जाती थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया है मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों के गुण, यानी कि मेंडलीव के समय में जो तत्व उपलब्ध थे उनके गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती का मतलब होता है कि एक निश्चित अंतराल बाद उसकी पुनरावृत्ति से होता है, यानी कि एक निश्चित अंतराल बाद अगर पुनः पुनरावृत्ति होती है तो उसको कहते हैं आवर्ती। फलन का मतलब होता है आदिति, यानी कि आदिति का मतलब कि एक जैसा, यानी कि समान, भिन्न भिन्न ना हो। अगर एक समान है तो उसको हम फलन कहेंगे, यानी कि आदिति होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि उनके परमाणु भारों के जो होते थे वे आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्वों के गुण मिलते थे उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते थे। इसका मतलब यह है कि एक निश्चित अंतराल बाद तत्वों के गुण समान मिलते थे। हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते थे, एक निश्चित अंतराल बाद उनके गुण क्या मिलते थे? समान मिलते थे। तो आवर्ती फलन का मतलब यही है कि एक निश्चित अंतराल बाद उनके गुण क्या होते थे? समान होते थे, यानी कि समान मिलते थे। फलन का मतलब आदिति समान से होता है। मैथमेटिक्स की भाषा में आप पढ़े होंगे, आपको जानकारी मिली होगी इसके बारे में। अगर कोई संबंध होता था, रिलेशन होता था, अगर जिसको हम देखें संबंध में एक प्रांत होता था, एक क्या होता था? सह प्रांत। अगर प्रांत का कोई एलिमेंट सह प्रांत से संबंधित होता था, अगर वो आदिति होता था, कहने का मतलब कि प्रांत के एक एलिमेंट का संबंध सह प्रांत में केवल एक एलिमेंट से होता था, तब उसको हम फलन बोलते थे। अगर मान लीजिए प्रांत, यानी कि प्रांत को हम डोमेन भी बोलते हैं, अगर डोमेन का कोई एलिमेंट अवयव अगर सह प्रांत यानी कोडोमेन के दो तत्वों से संबंधित होता था तो उसको हम फलन नहीं बोलते। कहने का मतलब फलन आदिति होता है, यानी कि एक होता है, अलग अलग नहीं होता, भिन्न नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम यहाँ इसको डोमेन का मतलब प्रांत, डोमेन, और फिर यहाँ एक सह प्रांत, सह प्रांत, इसको बोलते हैं कोडोमेन। अगर बच्चों जैसे मान लीजिए 1 2 3, अगर यहाँ 5 है 6 है, मान लीजिए सर, अगर इसका संबंध इससे है, इसका संबंध, वो जो संबंध होता है किसी नियम के तहत होता है। तो मान लेते हैं किसी नियम के तहत इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तो अब इसको हम फलन बोलें, क्योंकि प्रांत के एक अवयव का संबंध सह प्रांत के केवल एक अवयव से है। जैसे 1 का संबंध 5 से है, 2 का संबंध केवल 6 से है, 3 का संबंध केवल 7। अगर यही चीज मान लीजिए 1 का संबंध 5 से हो और 1 का संबंध 6 से भी हो, तो इसको हम फलन नहीं बोलेंगे। इसको फलन का मतलब फंक्शन होता है, फलन की अंग्रेजी फंक्शन होती है, इसको हम फलन नहीं बोलेंगे। जब प्रांत के एक अवयव का संबंध सह प्रांत के 2 अवयव से, 2 या 2 से अधिक अवयव से हो, तब उसको हम फलन नहीं बोलेंगे। जब प्रांत के एक अवयव का संबंध सह प्रांत के केवल एक अवयव से होता है, तब उसको हम बोलते हैं फलन या फंक्शन। तो इसका मतलब यह है कि फलन आदिति होता है, समान होता है, एक होता है, अलग अलग नहीं होगा, जब भी होगा केवल एक होगा।
तो कहने का मतलब है कि मेंडलीव का जो आवर्त नियम है, तत्वों के जो गुण थे उनके परमाणु भारों के क्या है, आवर्ती फलन है। आवर्ती फलन की चर्चा अभी हमने की है। उसको देखिए अंग्रेजी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जिसकी हिंदी ऊपर लिखी गई है, यानी कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब देखिए मूल आवर्त सारणी के लक्षण, यानी कि मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी उसकी विशेषता क्या है, उसके लक्षण क्या थे। मूल का मतलब बच्चों होता है जड़, यानी कि जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है उसी को कहते हैं मूल। तो यानी कि जहाँ से मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी शुरुआत में बनानी शुरू की थी वही क्या है, मूल आवर्त सारणी। जहाँ से कहने का मतलब जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हो वही मूल है, वही ओरिजिन है। मूल का मतलब ओरिजिन, यानी कि वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। तो मूल आवर्त सारणी क्या लक्षण है, यानी कि मेंडलीव ने जो शुरुआत में आवर्त सारणी दी थी उसकी क्या विशेषता थी। पहला है, मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज एवं 8 खड़े कालमों में बांटा। देखिए बच्चों, क्षैतिज का मतलब होता है अगर हम पृथ्वी तल के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो उसको कहते हैं क्षैतिज। अगर कोई रेखा हम पृथ्वी तल के लंबवत खींचते हैं तब उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज एवं 8 खड़े कालमों में बांटा। खड़े का मतलब यहाँ लंबवत से है। तो इसका मतलब यह है कि मेंडलीव ने जो शुरुआत में आवर्त सारणी बनाई थी जिनमें उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था, तो 7 क्षैतिज, ये देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्षैतिज एवं 8 खड़े कालमों में बांटा। 7 क्षैतिज कालम हो गया, अब 8 खड़ा कालम लिया। 1 2 3 4 5 6, इसके आगे देखिए ऐसे बढ़ा लेंगे इसको, ये 7 और क्या हो गया, 8 हो गया। तो मेंडलीव ने यानी कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए इस तरीके से 7 क्षैतिज और 8 ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़े कालमों में बांटा। अब उनके गुणों के आधार पर उनमें इनका वर्गीकरण किया। अब कहने का मतलब इस समूह में जितने भी तत्व थे उनके गुण समान थे, इस समूह में जितने तत्व थे उनके गुण समान थे, यानी कि जितने भी समूह इसमें बने हैं उस समूह के सारे तत्वों के गुण समान होते थे। फिर कह रहे हैं क्षैतिज कालम को आवर्त एवं खड़े कालम को वर्ग या समूह कहते हैं। अभी कहने का मतलब जो क्षैतिज यहाँ कालम खींचा गया था उसको क्या बोलते हैं, यानी कि ये सब आवर्त हैं। क्या हैं, आवर्त हैं। जितने भी क्षैतिज कालम इधर खींचेंगे ये क्या है, आवर्त है। और जो खड़े कालम ऐसे खींचे थे, इस खड़े कालम को इन खड़े कालम को वर्ग या समूह कहेंगे। कहने का मतलब कि जो खड़े कालम है उनको वर्ग या समूह बोलते हैं और जो क्षैतिज होते थे उसको क्या कहते थे, आवर्त कहते थे या आवर्त कहते हैं। आगे है समान गुण रखने वाले तत्व एक समूह में स्थान पाए थे। कहने का मतलब कि जो समान गुण रखते थे तत्व उनको एक समूह में रखा गया था। जैसे देखिए जो समान गुण रखते थे, जैसे मान लीजिए कि पहले समूह में जो समान गुण रखते थे उनको रखा गया, फिर दूसरे समूह में जो समान गुण रखते थे उनको रखा गया, तीसरे समूह में जो समान गुण रखते थे उनको। अब
किसको पहले समूह में रखा गया, किनको दूसरे में रखा गया, किनको तीसरे में रखा गया, किनको चौथे में रखा गया, ये अभी हम आगे वीडियो के लेक्चर में बताएंगे। कब वो पहले समूह में जाएंगे, कब दूसरे समूह में जाएंगे, कब तीसरे समूह। ये आधारित होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम उनके समूह और आवर्त को निर्धारित करेंगे कि कोई तत्व किस आवर्त में जाएगा, किस समूह में जाएगा। इसको हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे। समान गुण रखने वाले तत्व एक समूह में स्थान पाए थे। अब इसके बाद चौथा नंबर, आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिससे भविष्य में खोजे गए समान गुणों के तत्वों की पूर्ति आवर्त सारणी में हो सके। जैसे देखिए, जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी शुरुआत में, तो कुछ तत्व ऐसे भी रहे होंगे जिनकी खोज नहीं हो सकी थी, वो छूट गए थे। जैसे मान लीजिए, आप विचार करिए, जैसे मान लीजिए परमाणु भार 1, परमाणु भार 2, परमाणु भार 3, उसके बाद परमाणु भार 4 नहीं मिला, उस समय 5 मिल गया, फिर 6 मिल गया, मान लीजिए 8, 9 नहीं मिला, 10 मिला। तो उन्होंने अपने परमाणु भार के आवर्ती फलन के हिसाब से उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, और जो परमाणु भार वाले तत्व नहीं थे उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था, कि जिससे भविष्य में जब उन तत्वों की खोज हो तो उनको हम उस स्थान पर रख सकें। और बाद में ये देखा भी गया था, जब उनको हम उस जगह पे रखे तो उनके गुण ठीक उस समूह के तत्वों से मिलते थे। तो बच्चों देखिए, ये जो मेंडलीफ का आवर्त नियम है, ये परमाणु भार के आवर्ती फलन पर आधारित है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो जितने तत्व उपलब्ध थे, बीच बीच में कुछ विचलन आया, यानी कि आवर्ती फलन के नियम का पालन नहीं कर पाए। इसलिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी में संशोधन करना पड़ा। आगे चलकर हम ये देखेंगे कि जो मेंडलीफ का आवर्त नियम है, परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यानी कि वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और जब आवर्ती फलन परमाणु क्रमांक पर हमने देखा, तो जितने भी ज्ञात तत्व थे वो एकदम मेंडलीफ के आवर्त सारणी पर खरे उतरे, यानी कि कोई उसमें विचलन नहीं आया। तो ठीक है, वो अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे।